हिंदी सिनेमा के दादा मुनि। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार पूरे सम्मान के साथ उन्हें याद करते हैं। हीरो के तौर पर करियर शुरू करने वाले अशोक कुमार ने लगभग 7 दशक लंबे अपने करियर में कई प्रसिद्ध चरित्र भूमिकाएं निभाई और कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। आज हम आपको इनके परिवार के बारे में बताने वाले हैं। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को भागलपुर में रहने वाले एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 4 भाइयों बहनों में से ये सबसे बड़े थे। इनके पिता कुंजलाल गांगुली पेशे से एक वकील थे और मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रैक्टिस करते थे, जबकि इनकी मां गौरी देवी एक गृहिणी थी। अशोक कुमार से छोटी इनकी एक बहन सती देवी और 2 भाई कल्याण व आभास थे। अशोक कुमार के बारे में कहा जाता है कि जब ये फिल्मों में आए थे तब इन्होंने अपना नाम कुमुदलाल से बदलकर अशोक कुमार रखा था, लेकिन ये सच नहीं है। अशोक कुमार अपने ननिहाल भागलपुर में पैदा हुए थे। वहीं पर इनका नाम इनके किसी रिश्तेदार ने अशोक रखा था, पर चूंकि ये मिथुन राशि के थे तो इनके नाना ने इनका नाम क से रखने का फैसला किया। उस वक्त इनके नाना ने इन्हें नाम दिया था काशी विश्वेश्वर, पर यह नाम इनके पिता कुंजलाल को पसंद नहीं आया, सो उन्होंने इनका नाम कुमुदलाल रख दिया। एक इंटरव्यू में खुद अशोक कुमार जी ने बताया था कि कागजों में भले ही इनका नाम कुमुदलाल था, लेकिन कॉलेज में इनके साथी इन्हें अशोक ही कहकर पुकारा करते थे, और वो इसलिए क्योंकि ननिहाल से मिला ये नाम उस वक्त तक हर किसी के जुबान पर चढ़ गया था और लोग इन्हें कुमुदलाल नहीं अशोक ही कहते थे। अशोक कुमार जी के पिता चाहते थे कि ये भी पढ़ लिखकर उनकी तरह ही एक वकील बने। इसके लिए स्कूली पढ़ाई के बाद इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंट लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई करने भेज दिया। क्लासेस खत्म होने के बाद ये अपना ज्यादातर वक्त फिल्मों के बारे में पढ़ने और फिल्म देखने में गुजारा करते थे। वैसे भी अपने बचपन से ही इन्हें अभिनय की तरफ रुझान तो था ही। बचपन में एक दफा जब ये अपने ननिहाल में थे तब एक नाटक कंपनी वालों ने इन्हें अपने एक नाटक में बाल कलाकार के तौर पर लिया था। यूं तो उस नाटक में अपने सीन के वक्त ये काफी शर्मा रहे थे, लेकिन किसे पता था कि जो बच्चा आज स्टेज पर शर्म कर रहा है वो एक दिन भारत में दादा मुनि के नाम से जाना जाएगा। कलकत्ता में इनका मन कानून की पढ़ाई में जरा भी नहीं लग रहा था। इनके मन में हर दिन फिल्मों के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा था। इत्तेफाक से एक दिन इन्हें खबर मिली कि हिमांशु रॉय जर्मनी के कुछ नामी डायरेक्टर के साथ भारत आए हैं और यहाँ एक बड़ा फिल्म स्टूडियो खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। इन्होंने सोचा कि क्यों न किसी तरह हिमांशु रॉय से संपर्क किया जाए और उनकी सिफारिश के जरिए जर्मनी जाकर फिल्म डायरेक्शन सीखा जाए। उस वक्त तक इनके बहनों ही सुशांत मुखर्जी भी बॉम्बे पहुंचे चुके थे और वहां फेमस स्टूडियो के साथ बतौर साउंड इंजीनियर काम कर रहे थे। अशोक कुमार जी ने सुशांत मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर हिमांशु रॉय से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। उस चिट्ठी के जवाब में सुशांत मुखर्जी ने इनसे कहा कि देर मत करो, फौरन बॉम्बे चले आओ। बहनों ही सुशांत मुखर्जी का इशारा मिलते ही अशोक कुमार ने तुरंत कलकत्ता से बॉम्बे की एक 3rd क्लास ट्रेन टिकट करा ली। उस वक्त इनके पास 33 रुपए थे, जो इनके पिता ने एग्जाम फीस के लिए इन्हें दिए थे। पर चूंकि अशोक कुमार तय कर चुके थे कि इन्हें तो फिल्म लाइन में ही जाना है, तो इन्होंने एग्जाम फीस की परवाह नहीं की और ये अपने बहनों ही सुशांत मुखर्जी के पास बॉम्बे आ गए। यहां आपको यह भी बता दें कि इनके बहनों ही सुशांत मुखर्जी भी आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बने थे। उनके फिल्मालय नाम से अपना एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला था, जो बहुत सफल रहा था, और उनका परिवार, जिसे मुखर्जी परिवार के नाम से जाना जाता है, वो भी फिल्म इंडस्ट्री का एक नामी परिवार बना। एक्ट्रेस नूतन, तनुजा, जॉय मुखर्जी, अयान मुखर्जी, काजोल, रानी मुखर्जी और भी कई बड़े नाम इस मुखर्जी परिवार का हिस्सा है। खैर चलिए, दादा मुनि अशोक कुमार की कहानी पर वापस आते हैं। मुंबई आने के बाद सुशांत मुखर्जी ने हिमांशु रॉय से अशोक कुमार की मीटिंग फिक्स कराई। जिस वक्त अशोक कुमार हिमांशु रॉय से मिले थे उस वक्त वहां जर्मन डायरेक्टर फ्रेंच ऑस्टन भी मौजूद थे। फ्रेंच ऑस्टन ने इनका स्क्रीन टेस्ट लिया। जिस जगह पर इनका स्क्रीन टेस्ट लिया जा रहा था उसी जगह पर आगे चलकर मशहूर बॉम्बे टॉकीज की इमारत वजूद में आई। अशोक कुमार साल 1935 में
बॉम्बे यानी मुंबई आए थे। ये वो जमाना था जब भारत के लोगों का मानना था कि पढ़े लिखे और अच्छे परिवार के लोगों को फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए। इसलिए जब हिमांशु रॉय को पता चला था कि उनसे मिलने अशोक नाम का जो लड़का कलकत्ता से आया है वो कानून की पढ़ाई कर रहा है, तो वे बड़े खुश हुए थे। उन्होंने अशोक कुमार से कहा भी था कि मैं चाहता हूं कि अब फिल्मों में पढ़े लिखे लोग काम करना शुरू करें, इससे भारत में फिल्मों का भविष्य उज्जवल होगा। स्क्रीन टेस्ट के वक्त जर्मन डायरेक्टर फ्रेंच ऑस्टन ने अशोक कुमार को उस घर की सीढ़ियों पर बैठा दिया और एक गाना सुनाने को कहा। कुछ सेकंड सोचने के बाद अशोक कुमार ने वो गाना उन्हें सुनाया था जो कभी इनकी मां इन्हें सुनाया करती थी। अशोक कुमार के गाने के अंदाज से हिमांशु रॉय तो खासे प्रभावित हुए, लेकिन फ्रेंच ऑस्टन को अशोक कुमार का चेहरा पसंद नहीं आया। उन्हें लग रहा था कि इस लड़के के जबड़े की बनावट ऐसी नहीं है कि इसे फिल्मों में हीरो बनाया जा सके। उन्होंने हिमांशु रॉय से कहा भी कि यह लड़का उन्हें सही नहीं लग रहा। इतना ही नहीं, फ्रेंच ऑस्टन ने तो अशोक कुमार से भी कलकत्ता वापस जाकर फिर से पढ़ाई शुरू करने की बात कही थी। अशोक कुमार ने लगभग 1 साल तक हिमांशु रॉय की फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज में लैब टेक्नीशियन की हैसियत से काम किया और फिर साल 1936 में कुछ ऐसा हुआ कि अशोक कुमार को एक्टिंग करने का मौका भी मिल गया, और वो भी बतौर फिल्म का हीरो। वो फिल्म थी जीवन नैया, जिसमें इनकी हीरोइन थी गॉर्जियस देविका रानी, जो फिल्म के प्रोड्यूसर हिमांशु रॉय की पत्नी थी। पहले इस फिल्म में अभिनेता नजमुल हसन हीरो थे, लेकिन किन्हीं वजहों से नजमुल हसन को हिमांशु रॉय ने इस फिल्म से निकाल दिया था। नजमुल हसन को जिन वजहों से हिमांशु रॉय ने निकाला था वो भी बड़ी दिलचस्प और जानने लायक है, लेकिन वो कहानी फिर कभी। फिलहाल तो हम अपना पूरा फोकस दादा मुनि अशोक कुमार की कहानी पर ही रखेंगे। हिमांशु रॉय जब अशोक कुमार के पास जीवन नैया में एक्टिंग करने का ऑफर लेकर गए तो अशोक कुमार ने साफ इनकार कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि इस वक्त तक अशोक कुमार के माता पिता को पता चल चुका था कि ये पढ़ाई छोड़कर बंबई में किसी फिल्म कंपनी में काम कर रहे हैं, और क्योंकि उस जमाने में फिल्मों में काम करना शर्म की बात समझी जाती थी, इसलिए इनके माता पिता को इनके फिल्म कंपनी में काम करने से बड़ा दुख पहुंचा था। उस वक्त इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने माता पिता को समझाया था कि मैं तो टेक्नीशियन का काम करता हूं, कोई ड्रामा नहीं करता और ना ही कभी करूंगा। यही वजह है कि हिमांशु रॉय जब पहली दफा इनके पास जीवन नैया में हीरो का रोल लेकर आए थे तो उन्होंने वो रोल अस्वीकार कर दिया था। वक्त के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी, अशोक कुमार चरित्र किरदारों की तरफ आने लगे। 60 साल से ज्यादा लंबे अपने फिल्म करियर में दादा मुनि अशोक कुमार ने लगभग 330 फिल्मों में काम किया था। किसी जमाने में लीड हीरो के तौर पर करियर शुरू करने वाले अशोक कुमार दादा नाना के किरदारों में भी बखूबी पसंद किए गए, और केवल फिल्मों में ही नहीं, टीवी पर भी इन्होंने काफी काम किया था। भारत के पहले सॉप ओपेरा हम लोग में नरेशन दादा मुनि के ही किया था। वही रामानंद सागर की रामायण के पहले एपिसोड की नरेशन भी इन्होंने ही किया था, जबकि कुछ टीवी शोज में तो दादा मुनि ने एक्टिंग भी की थी। अशोक कुमार जी की निजी जिंदगी की बात करें तो इनके माता पिता के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। इनकी बहन की जानकारी भी हम आपको दे चुके हैं। इनके भाई कल्याण कुमार गांगुली व आभास कुमार गांगुली को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जहां कल्याण कुमार गांगुली फिल्मों में अनूप कुमार के नाम से जाने जाते थे, तो वही आभास कुमार गांगुली तो किशोर कुमार के नाम से भारतीय मनोरंजन जगत में अमर हो चुके हैं। अशोक कुमार जी फिल्मों में नए नए ही आए थे जब इनके माता पिता ने शोभा देवी से इनकी शादी करा दी थी। इनके 3 बेटियां भारती, रूपा और प्रीति गांगुली और एक बेटा अरूप कुमार हुए। इनकी बेटियां शोभा और प्रीति गांगुली ने भी अभिनय की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई थी। हालांकि प्रीति गांगुली को कुछ हद तक अभिनय करियर में सफलता मिल पाई थी, जबकि इनका बेटा अरूप गांगुली साल 1962 में आई फिल्म बेजुबान में बतौर हीरो नजर आया था, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और फिर उसने फिल्म लाइन में हमेशा के लिए छोड़ दिया। अरूप कुमार गांगुली ने बाद में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना करियर बनाया। साल 2001 में 90 की उम्र में
दादा मुनि अशोक कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दादा मुनि की मौत के साथ भारतीय सिनेमा के एक दौर का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। दादा मुनि के बारे में बताने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन आज की पेशकश बस यही तक। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।